नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। जी हाँ, हमें आज पढ़ना है एक्चुअल में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ना है। तो उनसे पहले हमें जान लेना है मानक इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है ना। जैसे हमें किसी का मापन करना हो तो हमें उनकी इकाई पता होनी चाहिए। जैसे हमें कहीं जाकर कुछ सामान खरीदने हैं, जैसे हमें 1 किलो आलू लेना है या टमाटर लेना है, तो हमें उसका मापांक पता होना चाहिए ना। एक मानक जो वजन होता है, वेट होता है, वो पता होगा तभी तो हम उतने वजन का सामान ले सकते हैं। तो उसी प्रकार यदि हमें किसी एक इलेक्ट्रोड का उनका विभव पता हो, है ना, जिसको हम बोलेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव, मतलब उनका पता हो, तो उनके माध्यम से हम किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का विभव को बता सकते हैं, है ना। जैसे हमने 2 प्रकार के इलेक्ट्रोड विभव पढ़े हैं ना, कौन कौन सा, ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव। तो इनका विभव कितना होता है, तो हमको इनको नापने के लिए एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव की आवश्यकता होगी। तो मानक हाइड्रोजन को पढ़ने से पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है। तो यदि मानक इलेक्ट्रोड विभव हमको पता है तो हम किसी भी इलेक्ट्रोड का उनका विभव क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे इनके बारे में। तो देखते हैं ये मानक इलेक्ट्रोड विभव मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, याद रख लीजिए इसको, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो इसके कुछ शर्तें होती हैं, इनके कुछ शर्तें हैं। ये देखिए, ये पहला कुछ याद कर लीजिएगा, इनकी जो विलयन होगा, है ना, इनका जो विलयन होगा, तो विलयन की जो सांद्रता है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। विलयन की जो सांद्रता है वो क्या होना चाहिए, 1 मोल प्रति लीटर। ये उनकी पहला कंडीशन है। दूसरा, उसमें जो गैस उपयोग होगा, है ना, गैस का उपयोग करते हैं, यदि गैस का उपयोग करते हैं तो उनका जो दाब है, ठीक है, उनका दाब जो है 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए, मतलब 1 वायुमंडलीय दाब। ठीक है, और उनका तीसरा है, ये मोस्ट एमपी है, इनका जो ताप है ना, ताप है वो कितना होना चाहिए, 298 केल्विन, या फिर ये कितना अंश होता है, 298 केल्विन मतलब 25 अंश सेंटीग्रेड। तो इन तीनों कंडीशन को जो पालन करेगा वो क्या कहलाएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा। अब हमको इस प्रकार के किसी एक मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में पढ़ना है, तो वो मानक इलेक्ट्रोड विभव कौन सा है, ये जो हम पढ़ते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। और याद रखिएगा, जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव है उनका विभव को हमेशा शून्य माना जाता है, इसलिए तो इनका हम दोनों के लिए मापन कर सकते हैं, मतलब ऑक्सीकरण के लिए भी कर सकते हैं और अपचयन के लिए भी कर सकते हैं। मतलब दोनों प्रकार के जो इलेक्ट्रोड होते हैं, है ना, ऑक्सीकरण विभव और कौन सा, अपचयन विभव, तो इनका हम मापन इनके माध्यम से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम किनके बारे में, इनके बारे में पढ़ते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसमें क्या होता है, एक यहां पर प्लेटिनम की पन्नी होती है, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसानी से आपको समझ आने वाला है। इस प्रकार यहां पर प्लेटिनम की पन्नी होगी और इसको प्लेटिनम के तार से ही बांधा जाता है, लटका दिया जाता है। यहां पर एक प्लेटिनम का तार होगा, उसके माध्यम से इसको लटका दिया जाता है। ठीक है, ये तार है। अब ध्यान दीजिए, ये तार किन से कनेक्ट होगा, जिनका हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रोड, जिनका हमें क्या करना होगा, विभव ज्ञात करना होगा, उनके साथ इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों में काम आएगा। क्यों दोनों में काम, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्यों दोनों में काम आता है, क्योंकि इनका जो विभव कितना माना गया है, शून्य माना गया है, तो इससे धनात्मक होगा या फिर ऋणात्मक, तो निश्चित रूप से हम उनका मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब ध्यान दो, यहां पर एक छिद्र होता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव में, ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा एक पात्र होता है, इस पात्र में जो विलयन होता है ना, इसी विलयन की जो सांद्रता है वो क्या होता है, 1 मोल प्रति लीटर, ये उनकी सांद्रता होती है। ठीक है, यहां पर विलयन भरा होता है। अब ध्यान दीजिए, यहां पर तो ये समझ आ गया है कि प्लेटिनम के तार से लगा हुआ है, यहां से हाइड्रोजन गैस को अंदर प्रवेश कराया जाता है। हाइड्रोजन गैस, यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां से हाइड्रोजन गैस क्या करता है, अंदर प्रवेश करता है, और इनका जो दाब है, इन्हीं का दाब यहां पे लिखा गया है, इनका दाब कितना होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए। ठीक है, इनको मिटा देते हैं, इनका काम नहीं हमको। अब देखिए, यहां पर आपको दिखाई देगा, ये जो यहां से जो हाइड्रोजन गैस आएगा, वो हाइड्रोजन गैस जो है यहां पर कुछ प्लेटिनम के जो पन्नी दिख रहा है, यहां पर ये जो प्लेटिनम की पन्नी है वो कुछ मात्रा में जो हाइड्रोजन गैस है उनको क्या कर लेता है, अधिशोषित कर लेता है। ध्यान दीजिएगा, अधिशोषित और अधिशोषण में बहुत अंतर है। आगे जस्ट पार्ट में बताया गया है कि अधिशोषण और अवशोषण क्या होता है। तो ये क्या कर लेता है, उनको कुछ अधिशोषित कर लेता है।
तो और कुछ हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ नीचे में देखो छिद्र होता है, ये जो कांच का बड़ा सा जैकेट बना है ना, इस कांच के जैकेट में नीचे क्या होता है, छिद्र होता है। तो इस छिद्र से जो हाइड्रोजन गैस है वो बुलबुले के रूप में क्या होता है, इस प्रकार बाहर निकल जाता है यहां से, ये देखो इस प्रकार। तो यहां पर आप लिख दीजिएगा, यहां से जो बुलबुला के रूप में निकल रहा है वो क्या है, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये कांच का एक जैकेट होता है ना, कांच का एक जैकेट है। इस कांच के जैकेट का काम क्या है, ये जो प्लेटिनम की तार है उसको क्या करता है, बांध के रखता है, घेर के रखता है। अब क्या करेंगे, इसमें देखो ध्यान से सुनना है, जब इसमें क्या होता है, ये प्लेटिनम के तार से इनको लटका दिया जाता है। जब इसमें हाइड्रोजन गैस डाला जाता है, किस पर, एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस डाला जाता है, और जिसका ताप कितना होता है 298 केल्विन या फिर 25 सेंटीग्रेड पर इनको डाला जाता है। तो हाइड्रोजन के कुछ गैस जो है उनको प्लेटिनम की पन्नी अधिशोषित कर लेता है, और कुछ गैस जो है यहाँ पे नीचे में छिद्र बना हुआ है, उस छिद्र के माध्यम से नीचे निकल के क्या होता है, बुलबुले के रूप में ये बाहर चला जाता है। अब ध्यान दीजिए, जितना गैस जो है प्लेटिनम के पन्नी में अधिशोषित हुआ है वो जो है इस विलयन के साथ, इसमें जो विलयन रखा गया है 1 मोलर सांद्रता पर, है ना, उनके साथ वो क्या करता है, साम्यावस्था स्थापित कर लेता है। तो साम्यावस्था स्थापित करता है तो उसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, आइए देखते हैं इसको किस रूप में लिखते हैं। आइए साम्यावस्था समीकरण लिख लेते हैं। यहां पर कुछ चीज लिखना बचा था, जैसे ये क्या है, ये प्लेटिनम का तार होता है, और ये जो है नीचे में जो दिख रहा है ये प्लेटिनम की पन्नी होती है ना, या पत्ती बोल सकते हैं इस प्रकार। अब जब ये क्या होता है, यहां से हाइड्रोजन गैस को एक वायुमंडलीय दाब पर इसे प्रवाहित किया जाता है, तो कुछ गैस जो है इनके साथ क्या हो जाता है, अधिशोषित हो जाता है। तो यही अधिशोषित हाइड्रोजन गैस जो है इस विलयन के साथ क्या करता है, साम्यावस्था स्थापित करता है। तो यहां पर लिख लेंगे साम्यावस्था पर, ध्यान दीजिए। और यह समीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आपको याद रखना है कि समीकरण को भी बिल्कुल रटने की आवश्यकता नहीं होती है। कैसे, अब आपको पता है कि हाइड्रोजन किस रूप में पाया जाता है, हमेशा गैसीय रूप में। तो हाइड्रोजन को किस रूप में लिख लेंगे, ये देखो ये हाइड्रोजन गैसीय रूप में लिख लिए, कुछ भी दिक्कत नहीं जाएगा, आपको इस प्रकार लिख लेंगे। अब हमको पता है कि साम्यावस्था में, तो साम्यावस्था के लिए इस प्रकार लिखा जाता है ना। अब हाइड्रोजन जो है कितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है जी, एक हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है। तो यहां पर देखिए एक हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन ही क्या किया, त्यागा, तो एक इलेक्ट्रॉन ही त्यागेगा, मतलब एक को लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो ये किस अवस्था में आ गया है, ये उसके आयनिक अवस्था में आ गया है ना। अब ये देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है। अब ध्यान दो, यहां पर तो हाइड्रोजन 2 है, लेकिन एक हाइड्रोजन की क्षमता एक इलेक्ट्रॉन को त्यागने की ही होती है। तो यहां पर सामने में क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो अब देखो आप समझ आ गया कि 2 हाइड्रोजन मिलके कितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। ये देखो 2 हाइड्रोजन मिलके एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे सामने में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा ये। तो ये आपका साम्यावस्था के लिए क्या हो गया, समीकरण हो गया। अब इसको मानक हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोड के रूप में कैसे लिखते हैं, तो आइए इसको लिखते हैं। पहले हम इस मानक समीकरण का जो साम्यावस्था पर जो समीकरण लिखे हैं उसको हम पहले इलेक्ट्रोड के रूप में लिखते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम एनोड के रूप में और कैथोड के रूप में लिखेंगे। तो आइए यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं। अब देखिए ये हो जाएगा, बहुत ही सरल है, आप बहुत सावधानी से देखिएगा। ये हो जाएगा इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड। तो ये होगा इलेक्ट्रोड के रूप में कैसे लिखेंगे, ये देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है कि अभी जो हमने क्या बनाया था, जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया था उसमें हमने प्लेटिनम की पन्नी लिया था, ठीक है, और ये उनका समीकरण है। तो इस समीकरण को आप लोग देख लीजिएगा, इसी समीकरण के आधार पर हम क्या करेंगे, उनको बनाएंगे। ये प्लेटिनम हो गया। अब यहां पर लिख लेंगे हाइड्रोजन को, तो ये हो जाएगा इस प्रकार। अब ये जो हाइड्रोजन था, है ना, उसको किस में लिया गया था, एक वायुमंडलीय दाब, मतलब एक एटमॉस्फेयर, जिसको एक वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। यहां पर ऐसा लिख देंगे, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोड को ऐसा लिखा जाता है, आपको पता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। अब यहां पर क्या आ जाएगा, ये किस रूप में कन्वर्ट हुआ था, हाइड्रोजन जो है आपको आयन के रूप में मिला था ना, यहां पर ये देखो, ये हाइड्रोजन जो है आयन के रूप में मिला था। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन बन जाएगा। और ये क्या हुआ था, इसका हुआ था 1 मोल सांद्रण, है ना। तो ये हाइड्रोजन आयन बना, तो 1 मोल सांद्रण था। ये गैसीय अवस्था में था, यहाँ पर आप गैस लिख सकते हैं। और ये किस अवस्था में था, आयनिक अवस्था में था, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया, इलेक्ट्रोड के रूप में हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आप इसको इलेक्ट्रोड को लिख सकते हो, चाहे तो आप इसको जस्ट उल्टा करके भी लिख सकते हैं। कैसे उल्टा करेंगे, इसको पूरा उल्टा कर दो। जैसे यहाँ पर देखो H+ पहले लिखा है,
तो H+ को लिखते हैं, यहाँ पर आ जाएगा AQ हो जाएगा और ये 1 मोल है ना, इनका सांद्रता है ये। यहाँ पर इलेक्ट्रोड हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/2 H2 और ये गैसीय अवस्था में हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1 एटमॉस्फेयर, ये कंप्लीट। और यहाँ पर आपको प्लेटिनम को लिख देना है लास्ट में, ठीक है। तो इस प्रकार आप किस रूप में लिख सकते हैं, इसको इलेक्ट्रोड के रूप में लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, इनको हमने बताया था कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, दोनों के साथ मापन करने में सहयोग करता है। मतलब हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के द्वारा ऑक्सीकरण विभव का और अपचरण विभव का दोनों का मान निकाल सकते हैं। इसका मतलब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है एक कैथोड के समान भी और एक एनोड के समान भी कार्य करता है। तो आइए देखते हैं, ये एनोड के समान कार्य करता है तो क्या होता है और कैथोड के समान कार्य करता है तो क्या होता है, आइए देखते हैं। आइए दोस्तों, अब हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैथोड के रूप में और एनोड के रूप में, दोनों रूप में लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो साम्य अवस्था है वो समीकरण को आप लोग लिख के रखा कर, यहाँ पे मैं मिटा दिया था तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा, ये गैसीय अवस्था में होगा, है ना। तो ये साम्य अवस्था वाला समीकरण मैं लिख ले रहता हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा ऐसा और ये, ठीक है, और यहाँ पर ऐसा हो गया था, ठीक है। ये जो साम्य अवस्था समीकरण है, इन्हीं के आधार पर हम क्या बनाते हैं, एनोड बनाते हैं, ठीक है। तो एनोड कैसे बनेगा, इन्हीं को जब एनोड के रूप में दर्शाएंगे। ध्यान दीजिएगा, एनोड में क्या होता है, ये जो है सामने वाला को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है ना। इसका मतलब यह है, जब ये एनोड के रूप में कार्य करता है तब इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। और ऑक्सीकरण में क्या होता है, यह जो है सामने वाले को क्या करता है, सामने वाले इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन देगा मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन एक गैस रूप में है। तो ये क्या करेगा, ध्यान दीजिएगा, H+ और इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान दो, यहां पर जो 2 था, ये देखो यहां पर जो 2 है उसको हम क्या कर देते हैं, इधर लाते हैं। तो ये 1/2 हो जाएगा। देखो सिंपल सा समीकरण है, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। इस प्रकार जब हम इसको एनोड के रूप में लिखते हैं तो क्या होता है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। मतलब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है सामने वाले जो इलेक्ट्रोड है उसको क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। तो इस प्रकार इसमें कौन सी अभिक्रिया हो गई, इसमें ऑक्सीकरण, है ना। तो इसमें ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। यहां पर कौन सी अवस्था में आ जाएगा, ये आयनिक अवस्था में रहता है और ये गैसीय अवस्था में। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, ये एनोड के रूप में इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब इसी को यदि हम किस रूप में लिखना चाहें, कैथोड रूप में लिखना चाहें, तो इसको जस्ट उल्टा कर दो, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि जब वो कैथोड के रूप में काम करता है तो उसमें जो उपस्थित आयन होता है, उस पात्र में जो भी आयन होगा वो आयन क्या करता है, सामने वाला जब इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है उस इलेक्ट्रॉन को लेता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अपने धातु रूप में या अपनी मूल रूप में वापस आ जाता है। तो अब देखो ये क्या था, इसमें इलेक्ट्रॉन त्याग के इसने क्या बनाया था, आयन बनाया था। और दूसरे वाला में क्या होता है, जिसमें अपचयन विभव होता है उसमें क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है और उसमें कौन सी घटना होती है, अपचयन की घटना होती है। तो इसको जस्ट उल्टा कर दो समीकरण को, ये हो जाएगा ऐसा और ये इलेक्ट्रॉन और ये इस प्रकार आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और ये किस रूप में रहेगा, गैसीय। इस प्रकार आप कैथोड को इस रूप में लिख सकते हैं। अब हमको पता है कि ये साम्य अवस्था वाला घटना होती है तो इसमें साम्य अवस्था का चिन्ह लगा देना है, ठीक है। ऐसा लगाते हैं साम्य अवस्था के चिन्ह को। इस प्रकार एनोड के रूप में हो तो वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो ऑक्सीकरण कहलाता है ना। और दूसरा जिसमें आयन जो है इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, तब वो क्या कहलाता है, वो अपचयन कहलाता है, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों आज हमने देखा कि मानक हाइड्रोजन विभव के द्वारा हम दोनों प्रकार के इलेक्ट्रोडों का विभव निकाल सकते हैं। इसका मतलब यह है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का उनका जो मान होता है वो कितना होता है, हमेशा 0 होता है। ये याद रखिएगा, हमेशा हाइड्रोजन का, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो विभव होता है वो क्या होता है, हमेशा 0 होता है। इसी के आधार पर हम किसी भी इलेक्ट्रोड का विभव का मापन कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव है। जिस प्रकार किसी वेट का पता हो, जिसे मानक वेट पता हो, तो हम उनके माध्यम से बहुत सारी वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, तौल सकते हैं। उसी प्रकार मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के द्वारा हम विभिन्न इलेक्ट्रोडों के विभव का मापन
कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक इन वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।